हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे और स्टार्टिंग के हम अब एग्ज़ाम से एकदम पास में आ गए हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस को रिवाइज़ करेंगे और कला की परिचय के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करते चले जाएंगे जो कि स्टार्टिंग में कला के बारे में सबको जानना चाहिए। जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको जानना चाहिए। तो इसमें काफ़ी कुछ टेक्निकल होगा और काफ़ी कुछ कला से रिलेटेड काफ़ी कुछ होगा, जैसे कला के विभेद, कला का अर्थ, कला की परिभाषा, इस तरीके से भी क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी और रिवीजन वाइज और एग्ज़ाम्स की तैयारी के वाइज आपको काफ़ी हेल्प होगी इससे। तो स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। कला क्या है? कला क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, आप लोग खुद भी आंसर देते हुए चलिए मेरे साथ कि कला क्या है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका अपना खुद का क्वेश्चन का आंसर देने में आपको इजी होगा कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही दे पा रहे हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। 105 क्वेश्चंस का ये दोनों पार्ट होगा। इसमें 102 क्वेश्चन कराऊंगी और 52 क्वेश्चन कराऊंगी और नेक्स्ट पार्ट में 53 क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे पार्ट का वीडियो ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो आप स्टार्ट करिए। कला क्या है? प्रकृति का चित्रण, भाव का चित्रण, प्राणियों का चित्रण, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। इस तरीके के क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी में अक्सर आते हैं, तो इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का डेट आ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और आपके रिविज़न के लिए काफ़ी हेल्प होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? एच पेंसिल, HB पेंसिल, 2B पेंसिल या 4B पेंसिल? राइट आंसर इज़ एच पेंसिल। एच मीन्स हार्ड होता है, इस वजह से एच पेंसिल सबसे हार्ड होगी। ठीक है, HB, 2B, 4B ये इस मोटाई है, ये 2B और 4B, और HB हार्ड एंड ब्लैक, तो ब्लैक होने से ये सॉफ्ट होती है, लेकिन यहाँ पे हार्ड से पूछा है, तो ए इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। कला किस भाषा का शब्द है? कला हिंदी, संस्कृत, अरबी या फारसी? आप लोग खुद से लगाते हुए चलिए साथ साथ मेरे, और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, नाट्यशास्त्र या कामसूत्र में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग मिलता है। राइट आंसर इज़ फर्स्ट ऋग्वेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कला शब्द का प्रामाणिक प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया था? मानसोल्लास, नाट्यशास्त्र, महाभारत या इनमें से कोई नहीं? प्रामाणिक प्रयोग सर्वप्रथम पूछा है, नाट्यशास्त्र में भी हुआ है, महाभारत में भी हुआ है कला का प्रयोग, तो ये सबसे पहला किस में हुआ है ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो नाट्यशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है? क्या है? छाया प्रकाश, रंगांकन, रेखा प्रधान, आकृति अंकन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 रेखा प्रधान। भारतीय जो चित्रकला है वो रेखा प्रधान कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर का। निम्न में से कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? रूपप्रद मीन्स जिसका आकार ना बना हो, जिस कला को देख के एक आकार का रूप ध्यान ना आए, वो कला रूपप्रद कला कहलाती है। रूपप्रद कला मतलब चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। इस वजह से काव्य कला जो इसमें राइट आंसर इसका 3rd हो जाएगा। 3rd रूपप्रद कला के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, राइट आंसर इज़ 3rd। आप खुद भी लगाते हुए चलिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ये है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन। आई होप अगर 52 क्वेश्चन कराऊंगी तो मुझे लगता है कि आप सभी का ये 52 क्वेश्चन सही होने वाला है, क्योंकि ये बस रिवीजन के लिए मैंने ये कराया है, क्योंकि चैप्टर वाइज तो मैंने पढ़ाया ही है। अभी मैं वेस्टर्न और इंडियन भी थोड़ा ध्यान देने वाली हूँ। अभी ये जस्ट रिवीजन और मैराथन जैसे क्वेश्चंस इसमें होंगे। ठीक है, गीली भित्ति पर चित्रण विशेषता है? फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को ब्रूनो, टेम्परा या तैल चित्रण? गीली भित्ति पे कौन सा चित्रण होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का 2, फ्रेस्को ब्रूनो। राइट आंसर इज 2 फ्रेस्को ब्रूनो। क्वेश्चन नंबर 9,
भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस को किसकी आत्मा कहा है? चित्र की आत्मा, काव्य की आत्मा, मूर्ति की आत्मा या नाटक की आत्मा? तो नाट्यशास्त्र में नाट्यशास्त्र में किस चीज़ का जिक्र हुआ था? नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को लिखा था और इसमें उन्होंने जो रस था उसमें किसकी आत्मा कहा था? आत्मा वो किसकी है? वो काव्य की आत्मा है। किसी भी काव्य को हम लिखते हैं तो वो उसका रस होता है, ठीक है। तो रस मीन्स होता है, जैसे हमने 9 रस पढ़े थे, हास्य रस, रति रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, ये सारे जो 9 रस होते हैं उसके बारे में बात किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ललित कला के अंतर्गत नहीं आती है? चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला, पुस्तक कला? तो पुस्तक कला ललित कला के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला, ये सारी कलाएं ललित कला के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सिर्फ पुस्तक कला होगी जो नहीं आएगी। ये क्वेश्चन अक्सर टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं। कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचय है? रचना, सौंदर्य, आनंद, इनमें से कोई नहीं। कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? रचना, सौंदर्य, आनंद या इनमें से कोई नहीं। तो जो कला का उद्गम है, कला कब इंसान करता है? क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य ये है कि कला का उद्गम कब होता है? जब मानवीय कौन सी भावना होती है? जो रचना करने की भावना होती है तब वो कला करता है, या सौंदर्य से कुछ बनाने की, या आनंद से? तो मेरे ख्याल से ये आनंद से रिलेटेड होगा, क्योंकि अगर आप किसी भाव को नहीं दिखाना चाहेंगे, वो आप खुश नहीं रहेंगे, तो कोई भी कला आपकी नहीं बनेगी। क्योंकि कला जो होती है वो एक भाव, आनंद का भाव आने के बाद ही आप उसको, किसी सैड थिंग में, किसी परेशानी, विकट परिस्थिति में आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो कला भी एक ऐसी ही चीज़ है, जैसे कि आप, जैसे अभी हम लोग कोविड काल में चल रहे थे, उस समय ना ही वीडियोस बनाने का मन होता था, और न ही बनाने के बाद मैं देखती थी कि आप लोग व्यूज़ भी नहीं करते थे। तो ये एक ऐसी क्रिया होती है जब आप बहुत ही सैड होते हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है, महामारी चली है, तो लोग बहुत ही अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपनों के ख्याल में रहते हैं कि कौन कैसा है इस समय, क्या कहाँ है, बहुत ही परेशान तबीयत होती है, तो इंसान कुछ नहीं करता। आनंद का जब भाव आता है तो हम पढ़ते भी हैं, हम पेंटिंग भी करते हैं, हम जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है हम वो चीज़ करते हैं। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगा। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ था? 11वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, 13वीं शताब्दी अंतिम चरण में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। 3rd इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण धातु का आशय क्या है? क्रोधित करना, प्रसन्न करना, भयभीत करना, या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इसका 2 सेकंड हो जाएगा। प्रसन्न करना कर्ण धातु का अर्थ है। कर्ण धातु से प्रसन्न करना से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कला शब्द का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? श्रव्य कला हेतु, दृश्य कला हेतु, दृश्य हेतु, या ललित कला हेतु? कला शब्द का प्रयोग किसके लिए करा जाएगा? श्रव्य कला में संगीत कला हो गई, दृश्य कला में कला जो हम मूर्ति कला और चित्रकला करते हैं, और जो भी आजकल थिएटर आर्ट हो गया, सारे कुछ दृश्य कला के अंतर्गत आती है। दृश्य हेतु, ललित कला हेतु। तो 3rd तो बिल्कुल ही रॉन्ग दिया है क्वेश्चन का आंसर। तो इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा, क्योंकि ललित कला में सारी कलाएं आ जाएंगी। श्रव्य कला, दृश्य कला, सारी कलाएं ललित कला के अंतर्गत आ जाएंगी, इस वजह से 4 इज़ द राइट आंसर। कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 3, 6, ठीक है। कलाएं 2 प्रकार की होती हैं, दृश्य कला और श्रव्य कला, ठीक है। तो दृश्य कलाओं में मूर्ति कला, चित्रकला और स्थापत्य कला, जिसमें हम जैसे भवनों में हम रहते हैं, महल है, ये सारी चीज़ें जो है, मंदिर हैं, ये स्थापत्य कला के अंतर्गत आ जाती हैं। और जो श्रव्य कला होती है उसमें संगीत और काव्य होता है, ठीक है। तो ये 5 कलाएं होती हैं। 5 कलाएं ललित कला के अंतर्गत आती हैं, और कलाएं 2 तरह की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? ललित कला के दायरे में अभी मैंने ही बताया 8, 5, 2, 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ललित कला के अंतर्गत कितनी कलाएं आती हैं? 5 कलाएं आती हैं, ठीक है। राइट आंसर इज़ 2, 5 कलाएं आती हैं। 2 इज़ द राइट आंसर, ओके। 5 कलाएं कौन कौन सी, आप लोग अच्छे से याद करिएगा।
मूर्ति, चित्र, स्थापत्य। मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और काव्य कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, कला आदि मौलिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसने कहा है? हीगल ने, मैथिली शरण गुप्त ने, जयशंकर प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्ज़ाम्स में, क्योंकि कोई वक्तव्य वाली जो चीज़ें हैं, एक दो क्वेश्चन ये ज़रूर आता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा है? हीगल, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महात्मा गांधी। देन राइट आंसर इज हीगल ने कहा है, हीगल। राइट आंसर इज फर्स्ट, हीगल। ओके, फर्स्ट इज द राइट आंसर। कोई भी स्टेटमेंट अगर आता है तो आदि भौतिक और ये सारी चीज़ें जैसे आ जाती हैं, तो आप हीगल का भी नाम ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि आप एक बार क्या करिए कि सारे जो कथन हैं ये एक बार देख लीजिए। देखने से क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि एक ऐसा वाक्य है जो एक फिलोसफर है वो बार बार अपने बातों में रिपीट कर रहा है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हीगल ने कैसा वक्तव्य कहा है, अरस्तु ने क्या कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर किस तरीके से कहते थे, तो इस तरीके से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18th का है, कला सत्य की अनुकृति है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कला सत्य की अनुकृति, यह कथन किसका है? ये सौंदर्य शास्त्र का क्वेश्चन है, एस्थेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अरस्तु, प्लेटो, टॉलस्टॉय या सुकरात? आप लोग खुद भी लगाते हुए चलिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्लेटो। प्लेटो ने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। राइट आंसर इज टू प्लेटो। अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, हीगल, अरस्तु, क्रोचे। अब कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति, प्लेटो क्या कहते थे कि कला जो है वो प्रथम चरण में नहीं आती है, एक सत्य है जो कि गॉड ने बनाया है, और जब हम कला करते हैं तो उस सत्य की हम अनुकृति करते हैं। प्लेटो ने ऐसा कहा था। फिर अनुकरण ही कला का मूल है, ये किसने कहा है यहाँ पर पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, हीगल, अरस्तु और क्रोचे। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा अरस्तु। अब अरस्तु ने कहा था कि अनुकरण ही कला का मूल है। जब कला सत्य की अनुकृति प्लेटो ने कहा था, और अनुकरण ही कला का मूल है। जब हम किसी सत्य को देख के काम करते हैं, प्लेटो और अरस्तु का कहना बिल्कुल लगभग सेम ही था कि जब हम किसी सत्य की चीज़ों को अनुकरण करते हैं तो वो कला का एक मूल तत्व होता है कि हम किसी चीज़ को देख के बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला के में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपनी अभिव्यक्ति करता है, मतलब अपनी अभिव्यक्ति। यह विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद, फ्रायड, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से किसी का नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। अब इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर से हम कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने 60 साल की उम्र में चित्रकारी करना शुरू किया था। तो वो जब काव्य की रचनाओं के माध्यम से अपने भावनाओं को लिखते थे, लेकिन जब वो 60 साल की उम्र में गए तो उन्होंने अपने डूडल्स जब वो लिखते थे तो काट के छांट के कुछ ऐसे चित्रों को बनाना शुरू कर दिया जिसमें महिलाओं का और बहुत सारे चित्रों को चित्रित करना शुरू किया। तो उनकी भावना जब उन्होंने कला के ऊपर अपना सौंदर्य शास्त्र, अपना एस्थेटिक्स पर्सपेक्ट से कुछ लिखना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि जब इंसान कला करता है तो वो अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा होगा कि वो कला करता है जब मनुष्य, तो वो अपने अभिव्यक्ति को करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य कला के आधार क्या हैं? ये भी एस्थेटिक्स का ही क्वेश्चन है। काव्य कला के आधार क्या है? रंग और ब्रश, स्वर और नाद, शब्द और अर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो काव्य कला यहाँ पर पूछा है, काव्य कला। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कला सिर्फ नहीं पूछा है, काव्य कला पूछा है। ललित कला की 5 कलाओं में काव्य कला के बारे में पूछा है। तो काव्य जब हम करते हैं तो शब्द और उसके अर्थ से करते हैं। अगर शब्द और अर्थ नहीं होगा तो काव्य कला नहीं होगी। तो इस वजह से इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगी कला किससे संबंधित है? उपयोगी कला, जिस कला को हम उपयोग में ला सकते हैं वो उपयोगी कला होती है। तो मूर्ति कला, मूर्ति से हम क्या उपयोग करते हैं, ये हमारा सेकेंडरी उपयोग हुआ।
फर्स्ट उपयोग नहीं आएगा, सेकेंडरी उपयोग आएगा। हम अगर भगवान की पूजा भी करते हैं तो वो तभी करते हैं जब हमारे पास घर है, रहने के बाद खाना पीना, जिस इंसान ने सब कुछ करने के बाद इंसान पूजा की तरफ ध्यान जाता है तो वो मूर्ति रखता है और पूजा पाठ करता है। स्थापत्य से है, स्थापत्य क्या है कि जो आप भवनों में रहते हैं या वो, तो उपयोगी कला क्या है इसमें? संगीत से उपयोगी कला कोई नहीं है। संगीत ऐसा उपयोग में आने वाली चीज़ नहीं है, ये एक आनंद का चीज़ है। संगीत क्या है कि जब आप संगीत को सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उपयोग ऐसा कोई नहीं होता। आभूषण से, आभूषण को क्या करते हैं, आप पहनते हैं, तो आभूषण से उपयोगी कला से तात्पर्य सही है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, आभूषण से। आभूषण को हम उपयोग में लाते हैं, अपने ऊपर पहनते हैं। या जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े हैं तो उसमें भी आभूषण हमें मिले हैं, तो वहाँ भी उसका उपयोग किया गया है। कहीं लेडीज़ अपने गजरों में, कहीं गले में, कहीं हाथों में चूड़े के हिसाब से, इस तरीके से वो उपयोग करती थी, तो ये उपयोगी कला के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, हिगेल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? स्थापत्य कला को, काव्य कला को, संगीत कला को या मूर्ति कला को? हिगेल के अनुसार सारे जो राइटर्स थे उनका अलग अलग प्रोस्पेक्ट होता था। हिगेल का क्या था? स्थापत्य कला, काव्य कला, संगीत कला और मूर्ति कला, इनमें से किस कला को हिगेल ने अच्छा माना था? तो इसने काव्य कला को माना था। ठीक है, काव्य कला को इसने सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिगेल के अनुसार निम्न श्रेणी की कला कौन सी है? स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला। हिगेल के अनुसार निम्न श्रेणी की कला कौन सी है? स्थापत्य, मूर्ति, चित्र और संगीत कला। तो हिगेल ने स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी का कहा था। स्थापत्य जो हम मंदिर को बनाते हैं, भवनों को बनाते हैं, उस समय उनके टाइम पीरियड में जो चर्च बनते थे, तो इस तरह के स्थापत्य को वो निम्न श्रेणी में रखते थे। कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला या वास्तु? जाहिर सी बात है, जिस कला में रूप नहीं होता वो रूपप्रद कला नहीं होती। तो राइट आंसर इसका 3rd हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 भित्ति चित्रण किस पर किया जाता है? दीवार, कैनवस, ताड़पत्ता, कागज। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1 दीवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण या विष्णु पुराण में? चित्र सूत्र का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। राइट आंसर इज 4th विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4, 2, 10 या 8? ठीक है, राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। सेकेंड वाला है 2। चित्र सूत्र में चित्रों के 2 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29th, ठीक है, चित्र सूत्र में नेत्र के कितने प्रकार उल्लेखित किए गए हैं? चित्र सूत्र जो कि विष्णु पुराण से मिला है, उसके नेत्र के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो नेत्र के लगभग 5 प्रकार बताए गए हैं। अब ये 5 प्रकार के बारे में मैं डिटेल में कभी बता दूंगी। खंजन टाइप की, आम की गुठली समान, ये जो हम मिनीचर पेंटिंग करते हैं उसमें कुछ इस तरीके के चित्रों को वर्णन किया गया है, तो उसमें नेत्रों के प्रकार बताए गए हैं। तो चित्र सूत्र में 5 प्रकार के नेत्र बताए गए हैं। भारत मुनि ने कला को किन 2 वर्गों में विभक्त किया है? वाह्य कला व गोपनीय कला, मूर्ति कला व अमूर्त कला, ललित कला, उदार कला, ललित कला व शिल्प कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित कला व शिल्प कला। राइट आंसर इज 4 ललित कला व शिल्प कला। क्वेश्चन नंबर 31, मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है, यह उक्ति किसमें उल्लेखित है? शुक्र नीति में, मार्कंडेय पुराण में, अग्नि पुराण में, चाणक्य नीति में। मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है, मतलब कि सामने अगर कोई जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो भी किसी कला का रसास्वादन, या कोई मूर्ति कला या कोई चित्रकला ऐसी हो,
म्यूज़िक तो कह नहीं सकते, क्योंकि म्यूज़िक में हमें किसी को जो दोनों जानता होगा वही कर सकता है, जो सुन सकता और देख सकता है। बट जो देख सकता है वो सिर्फ किसी कला का रसास्वादन कर ले, वो कहाँ पर लिखा गया है? तो ये शुक्र नीति, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, चाणक्य नीति। देन राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, शुक्र नीति में ऐसा कहा गया है कि मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले उसे कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा ललित विस्तर। ओके, ललित विस्तर सभी बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है ये ललित विस्तर। ठीक है। विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया था पाली भाषा में। राइट आंसर इज फोर्थ, पाली भाषा। सॉरी, मैं आप लोग को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ मैं कि आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे इसमें। ठीक है, तो थोड़ा रुक के दूंगी अभी आंसर। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? चित्रलेखा, अमृता शेरगिल, उषा मंसूर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग, जैसे ही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देती हूँ आंसर, तो आप टिक लगाते हुए जाइए, अपने 34 का A B C ऐसे लिखते हुए चले जाइए। ठीक है। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रलेखा ने बनाया था। राइट आंसर इज फर्स्ट, चित्रलेखा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र में मूल रंग का उल्लेख है। नाट्यशास्त्र में किन मूल रंगों का उल्लेख किया गया है? लाल, पीला, श्याम, लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, हरा, लाल, पीला तथा सफ़ेद। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र में 3 मुख्य रंगों का, मूल रंगों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि लाल, पीला और श्याम है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर श्याम आ जाएगा वो नाट्यशास्त्र के मूल रंग होंगे। विभाव के 2 भेद हैं, अनुभव के भेद बताइए। विभाव के 2 भेद होते हैं, विभाव और अनुभव 2 भाव होते हैं। उसमें विभाव के 2 भेद हैं और अनुभव के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 और 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अनुभव के 4 भेद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव का संख्या बताइए। संचारी भाव कितने हैं? विभाव, अनुभव और संचारी भाव। अब संचारी भाव के कितनी संख्याएं हैं? 23, 10, 30 और 33। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। राइट आंसर इज 4, 33। 33 संचारी भाव होते हैं। ओके, कला आचार्यों ने कुल कितने रसों को माना है? 5, 9, 7 या 6, 5, 9, 7 या 6। ठीक है, तो कला आचार्य ने कुल कितने रसों को माना है? तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। 9 रसों को माना है। 9 रस होते हैं, 9 रस होते हैं कला आचार्यों ने। अब हम विष्णु पुराण और ऐसे अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो कहीं 9 भी माने गए हैं, कहीं 8 भी माने गए हैं। ठीक है, भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं। नाट्य में रस की निष्पत्ति, रस चेतना, रस चिंतन, रस कोटि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। राइट आंसर इज फर्स्ट, नाट्य में रस की निष्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य, सौंदर्य, आनंद, विचार। रस का प्रमुख स्रोत है। रस कैसे आप पाते हैं? नाट्य में आप पाते हैं, सौंदर्य में पाते हैं, आनंद में पाते हैं या विचारों में पाते हैं? तो रस किस के माध्यम से होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद। आनंद से रस की, जब हम नाटक देखते हैं या कोई सौंदर्य भरी चीज़ें देखते हैं या विचार करते हैं, तो ये सारा कुछ मिला के हम जब आनंदित होते हैं तो रस प्राप्त होता है। अब वो आनंद कोई भी आनंद हो सकता है। 9वां रस का नाम बताइए। सबसे लास्ट में किस रस को माना गया था? वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस और शांत रस। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 8 रस माने गए थे, श्रृंगार, वीर, हास्य, रौद्र और पता नहीं भय, इस तरीके से 8 रस हैं, 2 और 3 और हैं। और लास्ट में जब 8 रस बन चुके थे तो शांत रस को भी लिया गया था कि ये जो बिल्कुल जिसमें कोई रस ना हो, बिल्कुल शांत, ये भी एक प्रकार का रस है। तो इस वजह से शांत रस को 9वें रस में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीरता, प्रतिज्ञा, क्रोध या विरह? तो आप लोग समझ सकते हैं, विरह एक होता है करुण रस, ठीक है, और क्रोध का हो जाएगा जुगुप्सा, ऐसे कुछ है। वीरता, वीर रस का स्थायी भाव होता है वीरता, ठीक है। आप लोग को अगर इसका पता हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि रसों के स्थायी भाव के बारे में भी बता दें, तो मैं उसको भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी, 2-3 मिनट की वीडियो होगी जिसमें सारे रस के स्थायी भाव पता चल जाएंगे आप लोग को। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, अद्भुत रस, मैंने बोला ना अद्भुत रस होता है रति, विस्मय, उत्साह या हंसी, ठीक है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, ठीक है। विस्मय में पड़ जाना मतलब अद्भुत, आश्चर्य में पड़ जाना, ठीक है, विस्मय में पड़ जाना। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये सारी क्वेश्चन TPGT के रटे हुए क्वेश्चन है, ये हर बार 2-4 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भामा, वामन, कुंतक या आनंद वर्धन? तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आनंद वर्धन ने। ओके, राइट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 45, आनंदवर्धन के मतानुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा है ध्वनि, लय, ताल, रस। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा क्या है? ठीक है, काव्य सौंदर्य की आत्मा है रस। रस वैसे भी किसी भी काव्य सौंदर्य, किसी भी जिसमें जो आत्मा की बात आ गई और काव्य सौंदर्य की बात आ गई तो रस हो जाएगा, ध्वनि, लय और ताल नहीं हो सकता। ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5, 6, ठीक है। ध्वनि के प्रकार राइट आंसर इज़ 3 होते हैं, ठीक है। अब इसमें मृदुल रस होते हैं, कुछ कर्कश होते हैं और कुछ मेलोडियस, जो भी होता हो, इसका मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका भी डिटेल में बता दूंगी आपको। आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को श्रेष्ठ कहा है? वस्तु ध्वनि को, रस ध्वनि को या अलंकारिक ध्वनि को? इनमें से कोई नहीं। तो आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को श्रेष्ठ कहा है? में भी यही तीनों रस होते हों, ध्वनि होते हों, वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि या अलंकारिक ध्वनि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ कहा है, ठीक है। राइट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रस दीप्ति के रचनाकार हैं। रस दीप्ति, भामा, उद्भट, रौद्रट, आनंदवर्धन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आनंदवर्धन। रस दीप्ति के रचनाकार हैं आनंदवर्धन। राइट आंसर इज 4, आनंदवर्धन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, कला के लिए कौन से 2 तत्व आवश्यक हैं? आत्म तत्व, रूप तत्व, भाव तत्व, सादृश्य तत्व, प्रमाण तत्व, वर्णिका तत्व? इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से ये आत्म तत्व और रूप तत्व ही होगा, क्योंकि आत्मा से और रूप से रिलेटेड है कला। तो आत्मा और रूप से, अगर किसी भी कला का रूप एक नहीं होगा तो वो आपके आत्मा को भाव विभोग नहीं करेगा। तो इस वजह से कला के लिए 2 तत्व सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं, वो है आत्म तत्व और रूप तत्व, ठीक है। कौन सी कला लोकप्रिय होने के कारण प्रमुख मानी जाती है? काव्य कला, वस्तु कला, मूर्ति कला या चित्रकला? ठीक है, तो कौन सी कला लोकप्रिय होने के कारण प्रमुख मानी जाती है? यहाँ पर चित्रकला को हम लेंगे, क्योंकि ये ऐसी कला है जो कि लैंग्वेज का इसको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इंग्लिश जानते हो, हिंदी जानते हो या कोई भी लैंग्वेज जानते हो, आप किसी भी वर्ल्ड में किसी भी प्लेस पे आप कला को, चित्रकला को प्रदर्शित कर सकते हैं, लोग उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इस वजह से चित्रकला जो है वो सबसे लोकप्रिय मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो शैली है, आपने अगर किसी बुद्धा की पेंटिंग बनाई है तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी समझ लेंगे कि बुद्धा जी हैं। ऐसा क्या है कि आप अगर कोई बुद्ध के ऊपर कोई रचना करते हैं, हिंदी में करते हैं तो सिर्फ हिंदी भाषी समझेंगे, तमिल में करते हैं तो सिर्फ तमिल भाषी करेंगे। तो इस वजह से ये सर्वव्यापी काव्य वाली रचना जो होगी या संगीत में भी हम उस चीज़ को नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चित्रकला जो हो गई वो सर्वव्यापी होता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता है। थेरा थेरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म? थेरा थेरी गाथा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। थेरा थेरी गाथा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3rd इज द राइट आंसर। नृत्य संगीत का दृश्यीकरण है।
नृत्य संगीत का दृश्यकरण है, ये किसका कथन है? सुसन लेंगर, प्लेटो का, अरस्तु का या भरत मुनि का? नृत्य संगीत का दृश्यकरण है। अगर कोई नृत्य कर रहा है तो बिना म्यूज़िक के, बिना संगीत के नहीं कर सकता। जैसे हम चित्रकारी करते हैं तो वो उसके लिए हमें उसके तत्व को चाहिए होते हैं, जैसे हमें कोई बेस चाहिए, कलर ब्रश चाहिए, पेंसिल चाहिए, कुछ भी एक खींचने के लिए हमें माध्यम चाहिए। वैसे ही संगीत को, नृत्य को बिना संगीत के हम नृत्य नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही कोई डांस कर रहा हो बिना म्यूज़िक और बिना किसी ढोल के, तो वो अजीब सा फील आएगा कि ये ऐसा क्या कर रहा है। पर नृत्य संगीत का दृश्यकरण है। जैसे संगीत दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम उसे सुन सकते हैं, और नृत्य जो है उसका दृश्यकरण करता है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है सुसन लेंगर ने। राइट आंसर इज फर्स्ट, सुसन लेंगर। सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4। सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं? सौंदर्य, ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 पक्ष होते हैं सौंदर्य के। सौंदर्य के 2 पक्ष होते हैं। राइट आंसर इज 2। ठीक है, तो ये हो गया 53 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जस्ट ही इसके बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, जो कि 52 क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन करते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत सारे पेपर सॉल्व इसमें मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने श्रृंखलाएँ बनाई हैं, और बहुत सारे एक एक चैप्टर पे, जैसे अपभ्रंश शैली, पाल शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, ये सब चीज़ों पे पूरा डिटेल में मैंने डिस्क्राइब करके क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, सारा कुछ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।